नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग मोल क्या है इसके बारे में जानेंगे और कुछ इस पर जो न्यूमेरिकल है जो मोल कंसेप्ट पर बनता है उसके बारे में जानेंगे। पिछले क्लास में हम लोग मोल कंसेप्ट की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा ग्राम, परमाणु, ग्राम, आयन क्या है, परमाणु भार क्या है, अणुभार क्या है, एटॉमिक मास यूनिट क्या है, इन सारे चीज़ों के बारे में चर्चा की थी। और आज का जो टॉपिक है आखिर मोल क्या है, मोल का जो हम नाम सुनते हैं वो क्या है। पिछले क्लास में हम लोग जाना था कि किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में कुल परमाणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, वही 1 मोल कहलाता है। फिर किसी अणु के 1 ग्राम अणु में कुल अणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, जो 1 मोल कहलाता है। फिर किसी आयन के 1 ग्राम आयन में कुल आयनों की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, जो 1 मोल कहलाता है। तो इस प्रकार से इस मोल को हम डिफाइन कर सकते हैं। जो एवोगाड्रो जो संख्या है वो n बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, एक फिक्स नंबर है। तो एवोगाड्रो संख्या भी क्या है, तो किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में कुल परमाणुओं की संख्या इतना ही होता है, इस संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। इसी प्रकार किसी अणु के 1 ग्राम अणु में कुल अणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, इसी को एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है या 1 मोल कहा जाता है। फिर किसी आयन के 1 ग्राम आयन में कुल आयनों की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, जो 1 मोल कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ हम अलग अलग हम पॉइंट ले सकते हैं। अगर तीनों पॉइंट को हम एक में अगर शामिल करते हैं तो विद्यार्थियों को समझ में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। जब एक बार शामिल करेंगे तो कहेंगे कि किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में कुल परमाणुओं की संख्या, अथवा किसी अणु के 1 ग्राम अणु में कुल अणुओं की संख्या, अथवा किसी आयन के 1 ग्राम आयन में कुल आयनों की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, इसी को 1 मोल कहा जाता है। इसी को अगर हम 3 अलग अलग भागों में डिवाइड कर देते हैं तो हमें मोल समझने में थोड़ा सा आसान हो जाता है, आसानी होती है। तो इसको पहले पॉइंट में ये कहेंगे कि किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में कुल परमाणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, जिसे 1 मोल कहा जाता है। फिर दूसरे पॉइंट में लिखेंगे किसी अणु के 1 ग्राम अणु में कुल अणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, जो 1 मोल कहलाता है। फिर किसी आयन के 1 ग्राम आयन में कुल आयनों की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, जो 1 मोल कहलाता है। और ये जो डिफिनिट संख्या है उसको हम एवोगाड्रो संख्या कहते हैं, इसको n से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं मोल के डिफिनीशन में the number of atoms present in 1 gram atom of an element is 6.022 into 23. The number of atoms present in 1 gram atom of an element is 6.022 into 10⁻23. That is called a mole. ये मोल हो जाता है। अर्थात किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में कुल परमाणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, जो 1 मोल कहलाता है। ये मोल का परिभाषा हो जाता है। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इतना। ठीक इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ molecules present in 1 gram molecule of a molecule
is 6.022 into 10⁻23 that is called a mole। तीसरे पॉइंट हम लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ आयन्स present in 1 gram ion of an ion is 6.022 into 10⁻23 that is called a mole। ये मोल का डेफिनेशन हो जाता है, अर्थात कहेंगे कि जब किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में कुल परमाणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होता है, उसे 1 मोल कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से किसी अणु के 1 ग्राम अणु में कुल अणुओं की संख्या इतना ही होता है, इसे 1 मोल कहा जाता है। किसी आयन के 1 ग्राम आयन में कुल आयनों की संख्या इतना ही होता है, जिसे 1 मोल कहा जाता है। तीनों को अगर हम मिला देते हैं एक ही में, तो हो जाता है कि किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में कुल परमाणुओं की संख्या, या 1 ग्राम आयन में कुल आयनों की संख्या, 1 ग्राम अणु में कुल अणुओं की संख्या, अथवा 1 ग्राम आयन जो किसी आयन का होता है में आयनों की संख्या को मोल कहा जाता है। फिर से तीनों को अगर हम मिलाते हैं तो उसे इस तरह से कहेंगे कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट और द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ए मॉलिक्यूल और द नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम आयन ऑफ एन आयन is 6.022 into 10⁻23 that is called a mole, and this definite number is called Avogadro number, and this Avogadro number is generally denoted by n, and n is equal to 6.022 into 10⁻23। तो ये मोल हो जाता है। फिर मोलर वॉल्यूम है कि सामान्य ताप और दाब, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर एनटीपी और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर एसटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है, इसे मोलर आयतन कहा जाता है। तो इन सारे चीज़ों के जानने के बाद अब हम इस पर कैलकुलेशन करते हैं कि कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे और ये कितना आसान होता है निकालना। इसमें एक लाइन को अगर हम समझ जाते हैं तो जो हजारों लाखों की संख्या में जो अणु हैं या फिर किस तत्व का जो परमाणु है उस सबका भार आसानी से निकल सकता है। एक लाइन को हम समझे एग्जाम्पल के तौर पर कि मोल कंसेप्ट क्या है, सिर्फ एक लाइन में एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम होता है 23 ग्राम, इसलिए 23 ग्राम सोडियम बराबर होता है 1 मोल सोडियम, और इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम कहलाता है, या 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम ये कहलाता है। इस लाइन को ज़रा हम गौर से समझें, सब कुछ इसी में है, इसी लाइन में है, पूरा मोल कंसेप्ट इसी लाइन में है। अब ये कहता क्या है आखिर, हम यहाँ के एक एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं सोडियम एक तत्व है, इसी तरह से जितने भी तत्व हैं नॉन एलिमेंट्स जो हैं उस सबको हम यहाँ ले सकते हैं। सबके केस में यही चीज़ें होगा। फिर किसी मॉलिक्यूल के केस में भी यही चीज़ें होगी, केवल यहाँ मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। तो यहाँ पर एक सोडियम के एक एग्जाम्पल लेकर के इसको समझते हैं कि आखिर मोल क्या है और कैसे इस पर हज़ारों तरह के सवाल बनता है और हज़ारों तरह का सिस्टम बनेगा इससे। और इससे ये हमें पता होगा कि ये दिया हुआ है तो ये निकाला जा सकता है, ये दिया हुआ है ये निकाला जा सकता है, अगर ये दिया हुआ है तो ये निकाला जा सकता है, ये दिया हुआ है ये निकाला जा सकता है, फिर ये दिया हुआ है ये निकाला जा सकता है, और ये दिया हुआ है ये निकाला जा सकता है, जो कि सब बराबर है। कैसे हम समझते हैं यहाँ, सोडियम का एटॉमिक मास यानी सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो 23 ग्राम होता है, 23 mu होता है, उसे हम ग्राम में भी करते हैं तो ग्राम परमाणु कहलाता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा
यहाँ इसको हम डायरेक्ट ग्राम में लिखते हैं तो 23 ग्राम सोडियम ये 1 मोल सोडियम होता है। अगर हमको कैल्शियम रहता तो यहाँ कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 से 40 ग्राम कैल्शियम 1 मोल होता। कैल्शियम का इतना परमाणु होता, वो कैल्शियम का 1 ग्राम परमाणु होता। अगर सोडियम है तो सोडियम का 23 होता है, तो 23 ग्राम सोडियम बराबर 1 मोल सोडियम कहलाएगा। इसमें सोडियम का 1 मोल सोडियम में इतना परमाणु होगा और वो 1 ग्राम एटम सोडियम कहलाएगा। अगर हमको नाइट्रोजन लेना है तो नाइट्रोजन का 14 ग्राम, तो 14 ग्राम नाइट्रोजन बराबर 1 मोल होगा। उसमें नाइट्रोजन का इतना ही परमाणु होगा और वो 1 ग्राम एटम नाइट्रोजन कहलाएगा। ये अलग अलग एलिमेंट के केस में होगा, लेकिन हम यहाँ एक एलिमेंट को लेते हैं। ये सब, ये पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये चारों बराबर है। अगर हम केवल इसको और इसको लेते हैं तो अगर ये दिया हुआ है तो ये निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 23 ग्राम सोडियम अगर 1 मोल सोडियम होता है तो कहेगा कि 100 ग्राम सोडियम कितना मोल होगा। सवाल तो निकल जाता है कि 100 ग्राम सोडियम में कितना मोल होगा, या 100 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या निकाले, या 200 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या निकाले, या 400 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या निकाले। तो यहाँ एक ही नियम का हम इस्तेमाल करेंगे। चूँकि 23 ग्राम सोडियम बराबर 1 मोल होता है तो 1 ग्राम सोडियम हो जाएगा 1/23 मोल, तो 100 ग्राम सोडियम हो जाएगा 1/23 गुने 100, तो वो निकल गया। अगर 200 ग्राम में हमको मोल की संख्या निकालना है तो पहला नाल यही लिखेंगे कि 23 ग्राम सोडियम में 1 मोल होता है, इसलिए 1 ग्राम सोडियम में 1/23 मोल, इसलिए 200 ग्राम सोडियम में 1/23 गुने 200, तो इस तरह से निकल जाता है। अगर हमको 400 ग्राम सोडियम में मोल निकालना है कि मोल की संख्या कितनी है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 23 ग्राम सोडियम में 1 मोल होता है तो इसलिए 1 ग्राम सोडियम में 1/23 मोल होगा, इसलिए 400 ग्राम सोडियम हो जाएगा 1/23 गुने 400। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको मोल निकल जाएगा। अगर 500 ग्राम में निकालना होगा तो गुने 500, अगर 4 ग्राम में निकालना हो तो गुने 4, अगर 2.5 ग्राम में निकालना हो तो 2.4। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये दिया हुआ है तो ये कैसे निकलेगा, अगर ये दिया हुआ है तो ये कैसे निकलेगा। तो यहाँ 1 मोल सोडियम 23 ग्राम हुआ तो 2 मोल सोडियम हो जाएगा 46 ग्राम, 3 मोल सोडियम हो जाएगा, उसमें 3 से गुना कर देंगे। 2.5 मोल होगा तो 2.5 से गुना कर देंगे, 1.5 होगा तो 1.5 से गुना कर देंगे। तो अभी हम 2 सिस्टम देखें। यहाँ पहला सिस्टम हम लोगों ने देखा कि ये दिया हुआ ये निकल जाएगा, दूसरा सिस्टम ये दिया हुआ ये निकल जाएगा। फिर तीसरे सिस्टम में हम लोग चलते हैं। यहाँ अगर ये दिया हुआ तो ये निकल जाएगा। कहे 1 मोल सोडियम में सोडियम का इतना परमाणु है तो कहेगा 2 मोल में कितना परमाणु होगा, 2 से गुना करेंगे। 3 मोल में कितना है तो 3 से गुना करेंगे। 4 मोल में कितना है 4 से गुना करेंगे। 2.5 मोल में कितना है 2.5 से गुना करेंगे। 0.5 मोल में कितना है 0.5 से गुना करेंगे। यहाँ समझना जरूरी है। अब कैसे, अगर हम इसको हटा दे तो यहाँ 2 टर्म बचता है। तो 1 मोल सोडियम में इतना सोडियम का परमाणु है तो कहेगा 2 मोल सोडियम में कुल सोडियम परमाणु की संख्या निकाले, तो उसमें 2 से गुना कर देंगे। 1 मोल में इतना है तो 2 मोल में 2 गुना हो जाएगा, 3 मोल में 3 गुना हो जाएगा, 2.5 में 2.5 से मल्टीपल होगा उसका। तो यहाँ तो ये दिया हुआ है तो ये निकल जाएगा, ये दिया हुआ है ये निकल जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमको ये दिया हुआ है, हमको ये निकालना है, तो कहेगा सोडियम के 10 एटम में कितना मोल होगा। तो इतना एटम में 1 मोल हुआ तो 1 एटम में 1 बटे इतना मोल, तो 10 एटम में 1 बटे इतना गुने 10। बहुत आसान सा तरीका है। अब यहाँ ये समझिए कि यहाँ एक ही लाइन में पूरा मोल कंसेप्ट क्लियर है। फिर अगर किसी अणु को हमको लेना होगा तो यहाँ अणु का आणविक द्रव्यमान लिखेंगे और ये 1 मोल होगा, इतना ही अणु हो जाएगा, ये 1 ग्राम अणु होगा। तो मान लिए कि अगर हमको ये दिया हुआ है ये निकालना है, तो सोडियम का 1 ग्राम एटम में इतना एटम होता है तो 2 ग्राम एटम में 2 से गुना हो जाएगा, 3 ग्राम में 3 से गुना हो जाएगा। तो ये अगर दिया हुआ है और फिर हमको ये निकालना है, पहले हम लोगों ने क्या देखा, ये दिया हुआ है ये निकालना है, दूसरा में ये दिया हुआ है ये निकालना है, तीसरा में ये दिया हुआ है तो ये निकालना है, ये दिया हुआ है ये निकालना है, अलग सिस्टम हो गया। फिर अगले में छठे में ये दिया हुआ है ये निकल जाएगा, ये दिया हुआ है ये निकल जाएगा। फिर हम इस दोनों को लेते हैं तो ये दिया हुआ ये निकल जाएगा और ये दिया हुआ ये निकल जाएगा, सब बराबर रहेगा। फिर अगर हम इसको लेते हैं तो ये दिया हुआ है ये निकल जाएगा और ये दिया हुआ है ये निकल जाएगा। एक एक नियम का इस्तेमाल करना है
जो निकालना है उसको बाद में रखेंगे, जो दिया हुआ उसको पहले, कम में भाग, ज़्यादा में गुना। एक नियम तो दूसरा क्लास में पढ़ाई होती है। लेकिन यहाँ विद्यार्थी को तो परेशानी होता है कि कैसे है मोल कंसेप्ट रटते रह जाता है ना। कई एक टीचर भी इसमें कन्फ्यूजे रहते हैं इसको लेकर के। तो ये तो बहुत ये आसान सा टॉपिक है यहाँ। और ये सोडियम के केस में है। यहाँ अगर पोटेशियम होगा तो हम 39 ग्राम ले लेंगे, तो वो 1 मोल होगा। यहाँ इतना एटम होगा, किसी मॉलिक्यूल है तो यहाँ मॉलिक्यूल। अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें, किसी मॉलिक्यूल को लेते हैं तो यहाँ जल एक मॉलिक्यूल है तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाता है 18 ग्राम। लिखेंगे इसलिए 18 ग्राम H2O बराबर 1 मोल H2O बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स H2O बराबर 1 ग्राम मॉलिक्यूल H2O। 1 ग्राम मॉलिक्यूल H2O ये सेम चीज़ है। एटम है तो एटम का एटॉमिक मास डालेंगे, कोई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास डालेंगे, वो सब सिस्टम सेम रहेगा। तो वहाँ एटम के केस में, एलिमेंट के केस में है, और आपको मालूम होगा कि जितने भी एलिमेंट जो ओवर 100 एलिमेंट जो प्राप्त है अभी तक पीरियोडिक टेबल में, जो फर्स्ट 92 एलिमेंट है वो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, नेचुरल एलिमेंट है। और अप टू 92 जो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट है, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट वो एलिमेंट है जो यूरेनियम 92 के बाद का आता है, और वो अधिकतर मैन मेड एलिमेंट है, आर्टिफिशियल एलिमेंट है, जिसको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो अभी तक कुछ एलिमेंट तो प्राप्त नहीं है, उसको नामाकरण कर दिया गया है, फिर भी 118 तक जो पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है वो सारे एलिमेंट के केस में लागू होगा। तो यहाँ उतने एलिमेंट को हम एटॉमिक मास के साथ डाल सकते हैं। अब यहाँ कितना सिस्टम बन रहा है और हजारों सवाल इसी से डिराइव होता है और निकलता है और लिखा जा सकता है। आप भी लिख सकते हैं, हम भी लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? यहाँ 100 ग्राम सोडियम में कितना मोल होगा, 200 ग्राम सोडियम में कितना मोल होगा, 4 मोल में कितना सोडियम का द्रव्यमान होगा, 5 मोल सोडियम में कितना द्रव्यमान होगा, 5 मोल सोडियम में कितना सोडियम का परमाणु होगा, 1 परमाणु का भार कितना होगा, फिर 2 सोडियम के परमाणु का भार कितना होगा, 2 सोडियम के परमाणु में कितना मोल होगा। इस तरह से हजारों सवाल लिखा जा सकता है, हम भी लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं, समझ आए तो इसी तरह से किताब लिखा जाता है ना। लेकिन विद्यार्थियों को परेशानी है कि आखिर मोल क्या है, मोल क्या है, मोल कंसेप्ट क्या है। अब देखिए 2 लाइन में ही मोल कंसेप्ट है। अगर एक एक नियम जानते हैं, फिर कहेगा हम एक एक नियम जानते हैं, भाई ये दूसरा क्लास में पढ़ाई होती है ना। दूसरा क्लास में नहीं जाने तो अभी भी जान लीजिए, है ना। एक एक नियम में होता क्या है कि जो दिया हुआ उसको पहले रखते हैं, जो निकालना है उसको बाद में रखते हैं, कम में भाग करते हैं, ज़्यादा में गुना करते हैं। अब कैसे करते हैं यहाँ देखिए, इसको तो मैंने ले लिया। अब यहाँ पर चलते हैं। 18 ग्राम वाटर 1 मोल वाटर कहलाता है, और वाटर का इतना इसमें मॉलिक्यूल होगा और 1 ग्राम मॉलिक्यूल होगा। और कहेगा 100 ग्राम वाटर में कितना मोल, 18 ग्राम वाटर में 1 मोल होता है, तो 1 ग्राम वाटर में 1/18 मोल, 18 में हो जाएगा, 100 में हो जाएगा 1/18 × 100। जैसे पुनः इसको हम समझ लें, सवाल पूछा जाएगा कि 100 ग्राम वाटर में कितना मोल होगा, या 100 ग्राम वाटर में मोलों की संख्या की गणना कीजिए, या लिखा रहेगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 2.5 ग्राम्स ऑफ वाटर। इस तरह से अनेकानेक सवाल लिखा जाएगा। आप भी लिख सकते हैं, हम भी लिखते हैं, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ कहता है कि 100 ग्राम वाटर 1 मोल वाटर हुआ, और इसमें वाटर का इतना मॉलिक्यूल हुआ, और जो 1 ग्राम मॉलिक्यूल वाटर होगा। तो यहाँ अगर 200 ग्राम वाटर लेते हैं तो लिखना पड़ेगा इसी को बेस लेकर के कि 18 ग्राम वाटर जब 1 मोल होता है तो 1 ग्राम वाटर 1/18 मोल, तो 200 ग्राम वाटर 1/18 × 200, तो ये दिया रहेगा, ये निकल जाएगा, फिर ये दिया रहेगा, ये निकल जाएगा, ये दिया रहेगा, ये निकालना रहेगा, निकल जाएगा, ये दिया रहेगा, ये निकल जाएगा। इस दोनों को लेंगे तो ये दिया रहेगा, ये निकलेगा, ये दिया रहेगा, ये निकलेगा, फिर ये दिया रहेगा, ये निकलेगा, ये दिया रहेगा। अगर हम इसको और इसको लेते हैं तो ये दिया रहेगा, ये निकल जाएगा, और ये दिया रहेगा, ये निकल जाएगा। कैसे? 18 ग्राम में इतना मॉलिक्यूल होता है वाटर में, यानी 18 ग्राम वाटर में कुल इतना मॉलिक्यूल होगा 6.022 × 10⁻23।
तो 100 ग्राम वाटर में कितना मॉलिक्यूल होगा? 18 ग्राम में इतना मॉलिक्यूल, इसलिए 1 ग्राम में इतना बटे 18, तो 100 में इतना बटे 18 गुने 100 निकल गया। कैलकुलेट कर देंगे, उसको साइंटिफिक रूप में ला देंगे, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो भी कैलकुलेशन करते हैं उसको साइंटिफिक रूप में ला देते हैं। साइंटिफिक रूप का मतलब हुआ कि दशमलव से पहले एक अंक होना चाहिए और 10 के पावर में होना चाहिए, तो वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। इस चैप्टर में साइंटिफिक नोटेशन भी एक टॉपिक पढ़ना है ये है। तो यहाँ इस तरह से हम अनेक सवालों को लिख सकते हैं, है ना, उस पर कैलकुलेट कर सकते हैं, जो किसी मॉलिक्यूल के केस में ये लागू होता है। थोड़ा उसमें कैलकुलेशन करना होता है, वो गुना भाग तो आसान सी प्रक्रिया है। अब क्या गुना भाग, उसमें कितनी बड़ी गुना भाग है, यहाँ पर हम पता लगा लेते हैं। अगर हमको ये दिया हुआ है, हमको मोल की संख्या निकालना है, तो इतना मॉलिक्यूल में 1 मोल होता है, तो कहेगा 100 मॉलिक्यूल में कितना होगा, तो लिखेंगे चूँकि इतना मॉलिक्यूल में 1 मोल, इसलिए 1 मॉलिक्यूल में 1 बटे इतना, इसलिए 100 में 1 बटे इतना गुने 100, और उसको कैलकुलेट कर देंगे। बस यही तो है मूल कंसेप्ट। तो यहाँ ये 2 लाइन में ये क्लियर हो जा रहा है। तो इस मूल कंसेप्ट के टॉपिक में हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ों का अध्ययन किया। एटॉमिक मास यूनिट क्या है, ग्राम परमाणु क्या है, ग्राम अणु क्या है, ग्राम आयन क्या है, एटॉमिक मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, ये सब डिफाइंड है, जिसका मैंने परिभाषा लिखा। उस सबको विद्यार्थियों से अनुरोध किया जाता है उस सारे चीज़ों को अपना ध्यान से उसको याद रखें। और चूँकि जितना ये मैटर समझना ज़रूरी है, उतना महत्वपूर्ण लिखना भी है। चूँकि आजकल ये देखा जा रहा है कि विद्यार्थी समझ तो जा रहा है, जब कहा जाता है लिखने के 2 लाइन लिखा हुआ नहीं पार लगता है उसे। कोशिश करके देखिए, हर एक चीज़ आसान है। जब पढ़ाई पढ़ते हैं तो हर एक तरह की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आपको डिफिनीशन लिखने भी आना चाहिए, बोलने भी आना चाहिए, समझने भी आना चाहिए, कैलकुलेट भी करने आना चाहिए। जो देखा जाता है कि एक है तो दूसरा नहीं है, दूसरा है तो तीसरा नहीं है, तीसरा है तो पहला नहीं है, विद्यार्थियों क्या कहे, जो लोग क्लास में खड़े होते हैं उनके साथ ही परेशानी है ये है। लेकिन वो ये दिखाता है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। यही पढ़ाई का मकसद होता है। ये नहीं तो पढ़ने आए तो लिखने नहीं, लिखने आए तो पढ़ने नहीं। तो इसलिए सारा चीज़ को हम यहाँ डिफिनीशन लिख देते हैं, और विद्यार्थी को ये चाहिए कि वो अपने से भी लिख पाएँ, तब ये श्रेष्ठकर होगा। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं।